जय हिंद दोस्तों, मूडीज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पे सी टेट, एम पी टेट, मैथ पेडागॉजी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज लेके चल रहे हैं, जो 2011 से 2024 के बीच में क्वेश्चन आए हुए हैं। इससे पहले हमने 17 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, किसके? मैथ पेडागॉजी के, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो कृपया आप हमारे चैनल में जाइए, चैनल की प्लेलिस्ट में, और सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि सी टेट और एम पी टेट में जो आने वाली परीक्षा है, उससे आपका एक भी मैथ का पेपर का एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा, अगर आपने ये सीरीज को पूरी देखी है और सॉल्व की है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक किराने की दुकान है जिसपे हर सामान का मूल्य इतना इतना दिया गया है। ठीक है कितना चावल कितना है? 1 किलो चावल का मूल्य कितना है? 70 रुपये है। 1 किलो चावल का मूल्य कितना है? 70 रुपये है। काला चना 90 रुपये, गेहूँ का आटा 45 रुपये, पिसा हुआ धनिया 40, पिसी हुई मिर्ची 60, नमक 25, बिस्किट 20। तो आशीष को 5 किलोग्राम चावल, 5 किलोग्राम आटा, ठीक है, 250 ग्राम पिसा हुआ धनिया, 250 ग्राम पिसा हुआ मिर्च, 2 किलोग्राम काले चने और शेष बचे हुए रुपये से बिस्कुट खरीदा। ठीक है, ये तो इसके पास 1000 है, तो वह कितने बिस्किट के पैकेट खरीद सकता है? तो हमें क्या हुआ है कि वह 1000 रुपये लिया है और ये सब सामान खरीद लिया है, और उसमें बिस्किट कितने पैकेट वह खरीद सकता है उतना सामान लेने के बाद। तो कुछ नहीं, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, इसमें क्या है, पहले बोला आशीष ने 5 किलो चावल खरीदा है, तो 5 किलो चावल का मूल्य कितना होगा? देखिए 1 किलो चावल कितने का है? 70 रुपये का है। 5 किलो चावल कितने हो जाएगा? 70 गुणे 5 कितने आएगा? 350 रुपये। ठीक है, फिर काला चना कितना बोला है? काला चना 2 किलोग्राम काले चने, ये 2 किलो काला चना भी खरीदा है, तो कितने रुपये का काला चना? 90 रुपये का है, तो गुणे 2, तो 90 दूने कितना हो गया? 180 हो गया। काला चना 180 हो गया। 5 किलोग्राम गेहूं का आटा कितना? 45 का है, कितना? 5 किलोग्राम, तो 45 गुणे 5 कितना हो गया? 45 गुणे 5 225 हो गया। ठीक है, फिर चावल हो गया, गेहूं हो गया, 250 ग्राम पिसा हुआ धनिया, 250 ग्राम पिसा हुआ धनिया कितना का है? 40 का हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया? ये 40 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया? ये 40 हो गया धनिया। ठीक है, 250 ग्राम पिसी हुई मिर्ची, 250 ग्राम पिसी हुई मिर्ची कितनी हो गई? ये कितनी की हो गई? ये कितनी की हो गई? 60 की हो गई। ठीक है, और काला चना का तो लिख लिए, और क्या बोला? शेष बचे हुए रुपए से बिस्कुट के कितने पैकेट खरीदे? ठीक है, इन सभी को ऐड कर लीजिए, कितना रुपया हो गया? 350 प्लस 180 प्लस 225, 40 और 60। ठीक है, तो इन सभी को आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 आ गया, और कितना? 8 2 10, 5 15, 5 7 सिलाई 1 है, 1 और, ठीक है, हाँ 5, और कितना हो गया? ये कितना हो गया? तो 3 सही है, ये तो कितना होगा? 855। इन सभी को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 855। तो चूंकि उसने कितने, उसके पास कितने रुपए हैं? 1000 रुपये हैं, तो 1000 इसमें माइनस कर दीजिए 855 में। 1000 क्या करिए? माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा? 145। कितना बचेगा? 145। और बिस्कुट का कितना है? 20 रुपये का एक बिस्कुट है, 20 रुपये का एक बिस्कुट है, तो कितने पैकेट आ जाएंगे? तो 20 7 140, लगभग 7, चूँकि यहाँ ऐसा कितना दिया? लगभग में दिया है, पॉइंट तो दिया नहीं, तो 7 पैकेट आ जाएंगे। कितने पैकेट आ जाएंगे? 7 पैकेट आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, 1 2 अंकों वाली संख्या और इन अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 88 है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें दहाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा है? चलिए, अगर आप हमारी प्रीवियस सीरीज देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर लेंगे। देखिए, हम मान लेते हैं कि 2 अंक वाली संख्या क्या है?
मान लेते हैं कि कोई है 10x प्लस वाई, ठीक है। और अंकों को पलटने पर क्या बनता है, अंकों को पलट दीजिए तो क्या आ जाएगा 10y प्लस एक्स। फिर प्रश्न में क्या बोला है पलटने पर बनी संख्या का योग 88 है, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो इनका योग कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दीजिए कितना आ जाएगा 10x, पहले x को ले लीजिए कितना आ जाएगा 10x और x कितना आ जाएगा 11x प्लस 10y प्लस y 11y बराबर कितना आ गया 88 आ गया। तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा आपका, नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, ये 11 कॉमन आ गया, ये इधर कितना 88, तो x प्लस वाई कितना आ गया आपका 8 आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे कि ऐसी कितनी संख्या है जिसमें दहाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा है। तो दहाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा है, ऐसे कितने संभावित मान आएंगे, ठीक है। देखते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए एक्स का मान क्या होगा बड़ा है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ये पूछा है ना कि दहाई का इकाई और दहाई का अंक कितने बड़ा है, ये पूछा है कि दहाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा है, ठीक। पहले हम दहाई का अंक ले लेते हैं, पहले हम 8 ले लिए तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ये 1 हो गया। फिर हम क्या ले लिए 7 ले लिए, इधर 1 ले लिए, कितना हो गया 2 हो गया, दूसरा अंक हो गया। फिर क्या ले लिए 6 ले लिए, इधर 2 ले लिए, तीसरा अंक हो गया। फिर क्या और क्या बन सकता है 5 और 3, ये क्या हो गया चौथा हो गया, ठीक है। और फिर 4 और 4, तो ये क्या है ये दहाई का अंक इकाई का अंक थोड़ी ना बड़ा है। तो कितने अंक हो गए 1 2 3 और 4, तो कितने अंक बन सकते हैं, कितने अंक बन सकते हैं 4 अंक बन सकते हैं। मतलब 8 से कितने अंक बन सकते हैं 4 अंक बन सकते हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया है। अगर नहीं आया तो अब वीडियो को फिर से प्रीवियस जाके देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। मैं 1 2 अंकों की संख्या है, ठीक है। दहाई के स्थान पर अंक 2 का गुणज है, ठीक है। और इकाई के स्थान पर अंक 3 का गुणज है। तो दोनों संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या है जो कि बामन का एक गुणनखंड है। संख्या क्या है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को आप सोचना पड़ेगा, उसकी लैंग्वेज क्या है थोड़ा सा आपको टफ समझ में आती होगी, लेकिन मैं आपको इसको आसान करके बताता हूँ। देखिए क्या बोला है कि दहाई के स्थान पर अंक 2 का गुणज, तो पहले आप 2 का गुणज ले लीजिए। 2 का गुणज कितना आ जाएगा 2 4 6 और 8 आ गया, ठीक है। और इकाई के स्थान पर 3 का गुणज, तो इकाई 3 का गुणज ले लीजिए 3 6 9, ठीक है। तो दोनों संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या है जो कि बामन का एक गुणनखंड है। तो मतलब इन दोनों संख्याओं का जो है, दोनों संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या होगी। तो दोनों संख्याओं का योग अभाज्य संख्या कैसी होगी वो हम देखते हैं, जो कि बामन का गुणनखंड है। तो हम बामन का गुणनखंड ले लेते हैं। तो बामन का गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 4 6 से जाएगा नहीं, 7 8 56 8 साइन 64 नहीं जाएगा, 9 10 11 12 13 जाएगा, 13 चौको 52। फिर किस जाएगा 26 से जाएगा और फिर 52 से जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया ये 52 के गुणनखंड हो गए। को बोलता है दोनों संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या है जो कि 52 का एक गुणनखंड है। देखिए 52 का गुणनखंड क्या आ जाएगा, देखिए 2 के गुणज और 3 के गुणज में जिनका योग कि 13 हो, किसका 1 से 13 होगा, एक 4 ले लीजिए और 4 और 9, तो 9 4 कितना आ जाएगा 9 4 दो जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। ये क्या 2 और 3 के गुणनखंड हो गए। वही तो बोला है कि दोनों संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो इन दोनों संख्याओं का योग अभाज्य संख्या हो गया, मतलब 4 और 9 मिल क्या हो गया एक अभाज्य संख्या बन गया 13। और 13 क्या है 52 का एक गुणनखंड है, ठीक है। यहाँ तक हम क्वेश्चन के अनुसार बात कर ली। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। फिर क्या बोला है कि संख्या क्या है,
मतलब अभिष्ट संख्या क्या है, कौन सी, 2 अंकों की अभिष्ट संख्या क्या है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ तक तो हमें प्राप्त हो गया। हम सॉल्व करते हैं कि अब 2 की गुणज और 3 की गुणज, जिनका कितना हो गया, 13 हो गया, 4 और 9 हो गया। तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा, दहाई का अंक क्या हो जाएगा, दहाई का अंक क्या हो जाएगा, 4, जो क्या है 2 का गुणज है, 2 का गुणज। और इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 9, किसका गुणज, 3 का गुणज। तो अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी, 49 हो जाएगी। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि दहाई का अंक और इकाई का अंक। चलिए, तो आपका आंसर क्या हो गया, यहाँ पे आपका आंसर हो गया 49, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप 2 बार 3 बार देखिए, आपको और अच्छे समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित कौन सी संख्या तीसरे स्थान पर होगी। तीसरे स्थान पर कौन सी संख्या होगी। अवरोही क्रम मतलब अवरोही, मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ कि पहले सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर से छोटी, लास्ट में सबसे छोटी संख्या। चलिए देखते हैं यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9.990। ठीक है, 9.990। फिर उससे बड़ी संख्या का, फिर उससे छोटी कौन सी है, 9.909, 9.909। ठीक है, फिर उससे छोटी संख्या कौन सी है, 9.099। ठीक है, फिर उससे छोटी संख्या क्या है, 9.09, और फिर उससे सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 9.009। ठीक है, तो अब इसमें क्या बोला है कि तीसरे क्रम सबसे, तो तीसरे स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 9.099। ठीक है, तो ऑप्शन 9.009 किस में, ऑप्शन नंबर 2 में। आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कार को भाड़े पर लेने के लिए किराए की दरें निम्न है। 80 किलोमीटर तक 8 घंटे के लिए 800 रुपये प्रति घंटे के लिए। देखिए क्वेश्चन को समझिए, क्या बोला, 80 किलोमीटर तक 8 घंटे चलेगा तो प्रति घंटे 800 रुपये लेगा। ठीक है, और 100 रुपये और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए। ठीक है, 80 किलोमीटर तक 8 घंटे के लिए 800 रुपये प्रति। ठीक है ना, क्या हो गया कि 80 किलोमीटर 8 घंटे के लिए कितना लेता है, 800 रुपये लेता है। यहाँ तक पहले समझ लीजिए। फिर अतिरिक्त घंटे के लिए कितना लेता है, 100 रुपये लेता है। मतलब 8 घंटे से जब अधिक चलेगा तो कितना लेगा, 100 रुपये लेगा। और प्रति अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 10 रुपये। ठीक है, और प्रति अतिरिक्त किलोमीटर के लिए कितना लेगा, 10 रुपये। तो सुनील ने 250 किलोमीटर का सफ़र ए से बी शहर तक किया। उसने सुबह 7 बजे यात्रा प्रारंभ की और उसी दिन शाम को 4 बजे पहुंचा। तो उसे कितनी राशि देनी पड़ी। पहले तो देख लिया उसने कुल कितने घंटे सफ़र तय किया। देखिए सुबह 7 बजे चला और शाम को 4 बजे पहुंचा, तो कितना हो गया, 7 5 12 4, कितना हो, टोटल 9 घंटे। ये आप रखिएगा, टोटल 9 घंटे उसने सफ़र किया। ठीक है, तो क्या बोला है कि अब कुल दूरी कितनी की उसने, 250 किलोमीटर। क्वेश्चन क्या बोला कि 80 किलोमीटर तक 8 घंटे के लिए 800 रुपये दिया उसने। ठीक है, 800 रुपये दिया उसने किसने के लिए, 80 किलोमीटर के लिए। तो फिर 80 किलोमीटर तो घट गया ना, किसे 250, टोटल यात्रा कितनी की उसने 250 किलोमीटर की। तो 80 किलोमीटर चल गया तो कितना बचा, तो 250 में 80 घटा दीजिए, कितना होता है 0, 15 में 8 गए, 15 में 8 गए, 8 7 15, चले 170 किलोमीटर। तो कितना बचा, 170 किलोमीटर। और फिर मतलब क्या है, 170 मीटर क्या है, ये एक्स्ट्रा है। तो 170 मीटर क्या है, एक्स्ट्रा है। तो उसने क्या बोला है कि प्रति अतिरिक्त किलोमीटर के लिए कितना है, सुनील देना 10 रुपये देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा 10 रुपये देगा। क्योंकि 80 किलोमीटर तक के लिए उसने 800 रुपये तो दे दिया, और प्रति 1 किलोमीटर के लिए कितना देगा, 10 रुपये देगा। ठीक है, दे दिया। और फिर चूँकि उसने 9 घंटा चला है, और ये पैसा कितने का, 8 घंटे का ही है। तो प्लस कितना, उसको 100 रुपये एक्स्ट्रा और देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसने 8 घंटे थोड़ी ना सफ़र किया। क्या बोला, 8 घंटे का 800 रुपये।
और जितने घंटे एक्स्ट्रा चलेगा उसका 100 रुपये और देना पड़ेगा उसको पर घंटे के हिसाब से, ठीक है। तो अब उसके 100 रुपये और ऐड कर दीजिए, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो कितना आ जाएगा 800, कितना आ जाएगा ये 800 प्लस 1700 प्लस 100, आप सभी को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 1700, 1800, 2600, आपका आंसर आ जाएगा क्या 2600, ठीक है। तो उसे कितनी राशि देनी पड़ेगी, उससे टोटल 2600 रुपये राशि देनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बाग के वृक्षों में जामुन के वृक्षों की संख्या का 1/6वां भाग है, ठीक है। आधे वृक्ष यूकेलिप्टस के और बाकी पीपल के वृक्ष हैं। यदि जामुन के वृक्षों की संख्या 6 है तो बाग में पीपल के कुल कितने वृक्ष हैं, ठीक है। देखिए हम मानते हैं हम मान लेते हैं कि टोटल वृक्ष कितने हैं x, टोटल वृक्ष कितने हैं, कितने पेड़ हैं x हैं, ठीक है। तो क्या बोला है, बाग के वृक्षों में जामुन के वृक्षों की संख्या कितनी है, 1/6वां भाग है। मतलब टोटल वृक्ष का कितना है, जामुन कितने हो गए, जामुन कितना हो गया x/6, ठीक है। मान लीजिए क्योंकि एक का 6वां भाग है। आधे वृक्ष यूकेलिप्टस के हैं, ठीक है। यूकेलिप्टस कितने हैं, आधे हैं, मतलब कितना है x/2 है। तो टोटल मिलके कितने हो गए, टोटल मिलके आप इनको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, x/6 प्लस x/2 कितना हो गया, ये 12 आ जाएगा 6 दूनी 12, तो 2x प्लस 6x कितना हो गया, ये 8x/12। तो ये टोटल क्या, इसको क्या लिख सकते हैं 8x/12, ये टोटल आ गया कितना, जामुन और यूकेलिप्टस मिला कितना हो गया 8x/12 के, ठीक है। क्या बोला है, और बाकी पीपल के वृक्ष हैं, बाकी पीपल वृक्ष पता नहीं है, तो टोटल वृक्ष कितना हम माने थे, x माना था। तो इसको नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। टोटल वृक्ष कितने थे, x थे, और यूकेलिप्टस और जामुन मिल कितने वृक्ष हैं 8x/12। अब इसको इसे घटा दीजिए तो किसके मिल जाएंगे, पीपल के वृक्ष मिल जाएंगे। कितना आ जाएगा 12, ठीक है, नहीं 12x माइनस 8x कितना आ जाएगा 4x/12, तो कितना आ जाएगा x/3। तो x/3 किसका है, यूकेलिप्टस के हो गए, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है देखते हैं कि यदि जामुन के वृक्षों की संख्या 6 हो, तो देखिए जामुन के वृक्ष की संख्या 6 है, तो किसके बराबर 6 हो जाएगा, इसके बराबर x/6 के बराबर कितनी संख्या दी है 6। जामुन के वृक्षों की संख्या कितनी दी है 6 दी है। तो देखिए सॉल्व करते हैं। जामुन के वृक्षों की संख्या कितनी दी गई है अपने को x/6, x/6 किसके बराबर 6 है, तो x बराबर कितना आ गया 36 आ गया। तो उसमें क्या पूछा है कि पीपल के वृक्षों की संख्या पूछो, तो पीपल के वृक्ष कितने हैं x/3 थे, तो इसके क्या लिख देंगे 36, 36/3, तो मतलब कितना 12। तो पीपल के वृक्षों की संख्या कितनी आ गई 12 हो गई, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 राइट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है कि मान ज्ञात कीजिए 14.5 × 3, ये क्या है बॉड मास दिया हुआ है। बॉड मास अगर आपको आता है तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। हमने पहले भी आपको बताया था कि बॉड मास कैसे सॉल्व करते हैं। बॉड मास के लिए पहले हम कहाँ से शुरू करते हैं, पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर घटाना, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करते पहले कहते हैं भाग, तो 3 का भाग 18 दे कितना हो जाएगा 6 बार गया, ठीक है। फिर गुणा करते हैं, तो 14.5 में 3 बार गुणा करके कितना आ जाएगा 14×3 = 42 और 5×3 = 15, 43.5 कितना आ गया 43.5, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से लिख लेते हैं, ये 6 आ गया, फिर 43.5 प्लस इधर माइनस कितना आ जाएगा 12.5 में 3 है, तो 12×3 = 36 और 5×3 = 36, 1 37.5 आ गया, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए उसको, अब उसको 43 और 6 कितना हो जाएगा 49.5,
-37.5 ऐड कर लिए, माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 550 और 49 कितना 12। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मालिनी के पास केवल 2 और 5 के सिक्के हैं, ठीक है, कितने हैं 2 और 5 के सिक्के हैं, 2 और 5 के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 36 और राशि 105 है तो 2 और 5 के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। चलिए मान लेते हैं कि 2 रुपये के सिक्के कितने हैं x हैं और बाई के सिक्के कितने हैं बाई हैं, ठीक है, मतलब 5 के कितने सिक्के हैं बाई हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या कितनी 36 है, मतलब कुल सिक्के x + y कितना हो गया 36 है मान लो उसके पास, ठीक है, क्योंकि हम क्या 2 रुपये के सिक्के को क्या माने x माने और 5 रुपये के सिक्के को क्या माने हैं, इसको x माना है और इसको y माना है। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 36 है और राशि 105, मतलब 2 रुपये के सिक्के और 5 रुपये के सिक्कों की राशि कितनी है 105 रुपये है, तो 2 और x के सिक्कों की संख्या कितनी है। आप इन दोनों समीकरण को हल कर लीजिए, समीकरण 1 और समीकरण 2। चलिए इधर नेक्स्ट पेज सॉल्व करते हैं। तो आपको समीकरण कितना दिया हुआ x + y बराबर कितना है 36 और 2x + 2y बराबर कितना है आपका 105। सॉल्व कर लीजिए, गुणनखंड विधि से आप आती होगी। तो 2 का गुणा यहाँ, ये पहले यहाँ करेंगे, 2 का गुणा यहाँ होगा और कहाँ होगा ये, इस 2 का गुणा यहाँ होगा, इस 1 का गुणा कहाँ होगा यहाँ पर होगा। तो क्या आ जाएगा ये 2x + 2y बराबर 105 और ये क्या आ जाएगा 2x + 2y बराबर 36। और दोनों क्या कर दीजिए, दोनों को घटा दीजिए, जब इनको घटाएंगे तो क्या चिन्ह आपस में बदल जाएंगे। तो कितना है ये 2x से 2x क्या जाएगा कैंसिल हो जाएगा और 2y से 1 सॉरी हाँ 2xy से कैंसिल हो जाएगा और x बचेगा, x कैंसिल नहीं होगा, ये y कैंसिल होगा क्योंकि प्लस माइनस है। तो कितना आ जाएगा ये इधर कितना आ जाएगा 2, ये 5y था, सॉरी ये 5y था, तो ये 5y हो जाएगा 5y। तो 5 में ये 2 से 2x कैंसिल हो जाएगा और 5 में 2 गए 3, ये 3y हो जाएगा। और ये 105 में 72, ये 36 दोनों क्या हो जाएगा 72। तो 105 में 72 जाएगा कितना हो जाएगा 105 में 72 जाएगा कितना आ जाएगा ये 33, ठीक है। तो y बराबर कितना आ जाएगा y बराबर आ जाएगा 11। तो इसी प्रकार x का मान निकाल लीजिए, x का मान किस में रख देंगे x + y बराबर 36 में रख दीजिए, कितना किस में रख देंगे x + y बराबर 36 में रख दीजिए। तो x का मान कितना आया, x का मान निकालना है, y का मान कितना आ गया आपको 11 आ गया, ये 36, तो x बराबर कितना आ गया आपका 25। तो 2 के सिक्कों की संख्या कितनी होगी 25 और 22 सिक्कों की संख्या कितनी होगी 11। आपका जो भी ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा, ठीक है। 25 हो गया किसमें ऑप्शन नंबर 2 में हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। वह संख्या जिसमें 88 और 160 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 3 और 7 आएगा निम्न है, ठीक है, मतलब 88 और 60 को विभाजित करने पर शेषफल 3 आएगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, आप एक फॉर्मूला आपको मैंने बताया था कि क्या जाते हैं भाजक बराबर भाज गुणे भागफल धन शेष। बस इसमें कितना दिया है 88 160 क्या दिया है आपका ये आपको भाजक दिया है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, भाजक बराबर भाज्य गुणे भागफल धन शेष। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। पहला में भाजक क्या दिया था 88 दिया था, क्या दिया था 88 दिया था। भाज्य को हम क्या लिख सकते हैं x मान लेते हैं और भाजक क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं। और प्लस शेषफल कितना दिया, शेषफल आपको 3 दिया है पहले, ठीक है। अब तो आपका कितना आ जाएगा 3 इधर आएगा तो क्या आ जाएगा ये क्या हो गया 85 हो जाएगा और x बाई, ठीक है। आपका ये पहला हो गया। दूसरा क्या होता है 160 दिया था भाजक, भाग इसको क्या लिखते हैं x1 और y1 और शेषफल कितना दिया था आपका, शेषफल दिया था आप यहाँ देख लीजिए शेषफल कितना दिया था 7 दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख लीजिए 7। तो 160 में 7 कितना जाएगा 153 बचेगा, तो ये x1 है y1, ठीक है। अब ऑप्शन में देखिए कि 85 और 153 किससे विभाजित होता है,
ऑप्शन सॉल्व करिए, कितना है, किससे होगा, 13 से होगा क्या, होगा 13 से 50 से विभाजित होगा क्या, 50 से 153 दोनों विभाजित होगा क्या, नहीं होगा, 153 विभाजित नहीं होगा। 17 से विभाजित होगा क्या, बिल्कुल होगा, 17 पर 85 और 17 नहीं 153, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, इसमें देखना है कौन सा कथन सत्य है। एक अभाज्य संख्या में जब दूसरी अभाज्य संख्या जोड़ी जाए तो सदा एक अभाज्य संख्या प्राप्त होती है, ऐसा है क्या, नहीं। जब एक अभाज्य संख्या से दूसरी अभाज्य संख्या जोड़ी जाए तो सदैव एक अभाज्य संख्या प्राप्त होती है क्या, नहीं, ऐसा नहीं कि कैसे, देखिए एक अभाज्य संख्या मान लीजिए, क्या मान लेते हैं हम, एक मान लीजिए और 3 मान लीजिए, तो क्या अभाज्य संख्या प्राप्त होगी, नहीं प्राप्त होगी। एक अभाज्य संख्या को दूसरी अभाज्य संख्या, दूसरा क्या बोलता है, तो पहला ऑप्शन क्या गलत हो गया, इसमें सत्य ढूंढना है। एक अभाज्य संख्या को दूसरी अभाज्य संख्या से गुणा किया जाए तो एक अभाज्य संख्या प्राप्त होती है क्या, एक अभाज्य संख्या को दूसरी अभाज्य संख्या से गुणा किया जाए तो सदा एक अभाज्य संख्या प्राप्त होती है क्या, नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि जब एक अभाज्य संख्या को अब दूसरी अभाज्य संख्या से गुणा करें तो सदैव एक अभाज्य संख्या प्राप्त नहीं होती। ठीक है, अब देख लीजिए कैसे, देखिए मान लीजिए 3 ले लिए और 5 ले लिए, तो क्या 15, तो क्या एक अभाज्य संख्या है, ये तो कट रही है ना, 3 से भी कट रही है और 5 से कट रही है। ठीक है, एक अभाज्य, तीसरा क्या बोलता है, दूसरा भी गलत हो गया, पहला गलत हो गया। तीसरा क्या बोलता है, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड नहीं होते, ये भी सत्य नहीं, क्यों, गुणनखंड होते हैं, एक और वो स्वयं संख्या। ठीक है, मान 3 का गुणनखंड क्या होगा, 1 और 3 होगा, 5 का क्या होगा, 1 और 5 होगा। ठीक है, और लास्ट क्या बोलता है, तो तीसरा भी गलत हो गया, अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो गया कि वे संख्याएं जो एक या स्वयं से विभाजित हों अभाज्य संख्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या अपरिमित रूप से अनेक होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपको सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक आयत को 4 समान आयतों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक छोटे आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए एक क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, एक आयत हो गया। ठीक है, ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर क्या हो गया उसका, 8 सेंटीमीटर उसके चौड़ाई और 10 सेंटीमीटर क्या हो गया लंबाई मान लेते हैं। एक आयत को 4 समान भागों में बांटा गया। ठीक है भाई, 4 समान भागों में बांट दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, इसकी लंबाई क्या है, 5 में डिवाइड हो जाएगी और चौड़ाई 4 में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो प्रत्येक छोटे आयत का परिमाप क्या होगा, तो देखिए, तो प्रत्येक छोटे आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, तो क्या हो जाएगा, 2 छोटे परिमाप का आयतन क्या हो जाएगा, 2 गुणे लंबाई कितनी होगी 4 और चौड़ाई कितनी होगी 5, तो कितना आ गया आपका ये 5 9 2 18, आपको ऑप्शन नंबर 3 राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी कहता है क्या कहता है कि समोसे का आकार त्रिभुज जैसा है, वह ज्यामितीय विवेचन में वैन हेले के किस स्तर का अनुमान लगा रहा है। देखिए यहाँ तक अभी हमने क्या एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किया था, यहाँ से क्या आपको थ्योरी वाले क्वेश्चन मिलेंगे। तो एक विद्यार्थी क्या कहता है, हमने आपको पिछली कक्षा में वैन हिल का क्या बताया था, ज्यामितीय विवेचन बताया था। ये हर 2011 से लेकर 2024 के बीच में ऐसा कोई भी पेपर नहीं गया जिसमें क्वेश्चन ना आया हो। तो हमने आपको वैन हेले के 5 स्तर बता दिए थे। स्तर क्या होता था, 0 था, 1 था, 2 था, 3 था और 4 था। तो 0 स्तर में क्या बोलता है, वैन हेले किसके बारे में बात करते हैं, ये क्या होता है, 0 स्तर पर उपस्थित के आधार पर आकृतियों का वर्णन करना और उसमें छांटना होता है। क्या होता है, इसमें आकृतियों का वर्णन करना और छांटना होता है। तो इसमें क्या बोला है, पहले में समोसे का आकार त्रिभुज जैसा है, तो इसमें क्या बोला है, वो समोसे का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। तो क्या कर रहा है, ये इस आकृति क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, आकृति का वर्णन कर रहा है। ठीक है, तो क्या आपका पहला ऑप्शन ही सही हो गया। फिर दूसरा क्या कहता है, इस तरह मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा क्या कहता है, ये विश्लेषणात्मक है। इसमें क्या होता है कि छात्र ज्यामितीय आंकड़ों के गुणों का क्या करता है, विश्लेषण करता है और नामकरण शुरू करता है। ठीक है, तीसरे स्तर में क्या कहता है, मतलब जो स्तर 2 है,
इसमें क्या कहता है, यह स्तर 2 गुणों और आंकड़ों के बीच संबंध को समझना और सार्थक परिभाषाएं बनाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 क्या कहता है, औपचारिक निगमन। इसमें क्या होता है, छात्र क्या होता है, ज्यामितीय प्रमाण प्रदान कर सकता है और आवश्यक और पर्याप्त स्थिति के बीच अंतर बताने में सक्षम बनाता है। ठीक है। मतलब किसी भी दो आंकड़ों के बीच अंतर करने में क्या होता है, सक्षम होता है। ये स्तर 3 बोलता है। स्तर 4 क्या कहता है, ये क्या अंतिम चरण होता है वैन हिल का। इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि ज्यामिति को गणित के रूप में समझा जाता है, गणितीय के रूप में समझा जाता है। तो इस प्रकार से आपके चारों स्तर हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहले क्या बोलता है, समस्या समाधान में लड़के लड़कियों से अधिक योग्य हैं। समस्या समाधान में लड़के लड़कियों से आगे योग्य हैं, ये गलत हो गया। दूसरा बोलता है गणितीय पाठ्यभूमि से आने वाले बच्चों को गणित कठिन लगता है। गणित गलत है ये। ग्रामीण पाठ्यभूमि से ऐसा नहीं है, ग्रामीण छात्र से भी बच्चे बहुत अच्छे गणित में निकलते हैं। तीसरा बोल है अध्यापक के विचारों का प्रभाव गणित सीखने वालों के प्रदर्शन पर होता है। बिल्कुल सही है। क्या बोला गया है कि यह कथन सत्य होगा। क्योंकि क्या है कि अध्यापकों के विचारों का प्रभाव गणित सीखने वालों के प्रदर्शन पर होता है। क्योंकि जैसे विचार होंगे वैसे ही क्या करेंगे, काम होगा। समस्या समाधान में क्या होता है, लड़के लड़कियों से अधिक योग्य हैं, यह कथन उचित नहीं है। क्योंकि सभी की समस्या का सामना करने के तरीके अलग होते हैं। ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले जो बच्चे हैं उनका गणित कठिन लगता है, यह भी कथन उचित नहीं है। क्योंकि इसमें सभी शहरी बच्चे विधियों को पसंद करते हैं। क्योंकि कभी कभी शहरी बच्चे जो है विधियों को पसंद करते हैं और कभी कभी ग्रामीण छात्र तकनीकी विषय अपनाते हैं। तो यह अवधारणा गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषय प्राथमिक विद्यालयों में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं। ठीक है, कौन सा भाग नहीं है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो देखिए, पूर्णांक, टाइलिंग, अनुमान और सममिति। देखिए, टाइलिंग मतलब चौपड़, सममिति, अनुमान, ये क्या है, पाठ्य का गणित पाठ्य स्तर का भाग है, लेकिन पूर्णांक क्या है, पाठ्य स्तर का भाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका एक राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण मतलब मानचित्र में कौन से पहलू विद्यमान है। मानचित्र का अर्थांक, ठीक है, बिना पैमाने वाले आलेख, ठीक है, संकेत प्रतीकों का अनुयोग और पैमाने के अनुसार आलेख खींचना। देखिए, इसमें क्या होता है, गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण मानचित्र में कौन से पहलू विद्यमान है। तो इसमें मानचित्र का अर्थांकन विद्यमान है, बिना पैमाने का आलेख विद्यमान है, और क्या है, और संकेतों का प्रयोग, जो पैमाने के अनुसार आलेखन खींचना, ये प्राथमिक स्तर पे नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 मतलब इसमें 1, 2, 3 किसमें, ऑप्शन नंबर 2 में, आइए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कक्षा 2 के छात्रों को 35 लिखने के कहा गया। ठीक है, 35 लिखने के लिए कहा गया, किसमें, कक्षा 2 के छात्र 35 लिखने के लिए कहा गया। अब क्या लिख लिया उसने, 305 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे। अध्यापक के रूप में मतलब अध्यापक इसको कैसे संबोधित करेंगे। देखिए, एक अध्यापक के रूप में 2 के छात्र को सीधा 35 लिखकर दिखाना उतना सही नहीं होगा जितना उन्हें विनिमय नियमन समझना आसान होगा। क्योंकि विनिमय नियम में से 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक सभी पदार्थों को समझाया जाता है। ठीक है ना। तो उसको अध्यापक सिर्फ डायरेक्ट 305 लिख देने से सही नहीं होगा, उसको कैसे समझाना पड़ेगा, उन्हें विनिमय नियम से समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाकर उनको बताना पड़ेगा, तभी बच्चे इस चीज़ को समझ पाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक 270 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया है।
यदि इस आयत की चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई क्या होगी। ठीक है, देखिए एक 270 सेंटीमीटर लंबी तार, जब भी तार की बात आती है तो क्या है बोलता है वो, उसका परिमाप होता है। तो क्या ये परिमाप है किसका, आयत का। तो आयत का परिमाप क्या हो गया, आयत का परिमाप कितना दिया है 270 दिया है। और आयत का परिमाप क्या होता है 2 गुणे लंबाई अधन चौड़ाई। यदि इसकी चौड़ाई 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर चौड़ाई दिया हुआ है तो लंबाई ज्ञात कर लीजिए बस यहाँ से। तो कितना आ जाएगा, ये 2 से 2 करना है, कितना आ जाएगा 135, और ये 50 सीधा जाएगा, 135 50 गया कितना आ जाएगा 85। लंबाई कितनी आ गई आपकी, लंबाई कितनी आ गई आपकी 85 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस में लंबाइयों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, लंबाइयों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। देखिए तो इसके लिए आपको पहले इकाइयों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इसमें मतलब बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम का मतलब क्या बोला है, सबसे छोटी इकाई। तो देखिए इनमें से जो भी इकाइयाँ दी हैं तो इसमें सबसे छोटी इकाई क्या होती है, पहले मैं आपको बताता हूँ मीट क्या होती है इसमें से। देखिए इसमें इकाइयों का दिया गया तो इसमें से हम इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। देखिए 550 सेंटीमीटर 50 मिलीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5.5 मीटर से ऊपर हो जाएगा। ठीक है, 500 डेसीमीटर और 5500 मिलीमीटर और 50 मीटर, ये क्या हो जाएगा, ये 5 मीटर से भी जाता है। तो इसमें क्या देखते हैं, पहले सबसे छोटी, पहले इसमें क्या कहते हैं बढ़ते क्रम में, है ना। बढ़ते क्रम में क्या होता है पहले, ठीक है। तो चलिए इसमें हम क्या करते हैं, इसको बढ़ते क्रम में लगाते हैं। तो क्या जाएगा 50 मीटर 500 डेसीमीटर और 500 डेसीमीटर और 300 सेंटीमीटर, ये किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में आ रहा है। फिर 5500 मिलीमीटर और फिर 5500 सेंटीमीटर और 50 मिलीमीटर, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी विशाखापट्टनम से 1 सितंबर 2019 को सुबह 4:48 बजे प्रस्थान करती है। अपने गंतव्य पर 2 सितंबर को इतने बजे पहुंचती है। तो इस गाड़ी में यात्रा का कुल समय, इसमें अगर आपको घड़ी का अनुमान है तो आप इसमें यात्रा का समय बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे, देखिए रेलगाड़ी 1 सितंबर को चली सुबह कितने बजे 4:48 में चली। ठीक है, 2 सितंबर को 17:37 पहुँच गई, तो कितना 24 घंटा चली पहले, 24 घंटा वो लिख लेते हैं, 4 से 4 24 घंटा हो गया। फिर 4 से 5 कितना हो गया 24 घंटा हो गया। 4 से 4 मतलब क्या, सुबह 4 के 24 घंटा हो गया, और सुबह 4 से शाम 4 कितना हो गया 12 घंटे हो गए। ठीक है, कितना हो गया 12 घंटे हो गए। फिर क्या बोला है 4 से 4 लीजिए ना, तो इधर कितना होगा ये 48 हो गया, मतलब 48 हो गया, तो मतलब कितना बचा था इधर 12 बचा था। 5 बजने कितना हो जाता 12 बचा था, और इधर 37 तो 12 7 कितना हो गया 37 और 12 कितना हो गया 49 प्लस 49 मिनट, तो कितना हो गया टोटल आपका 36 घंटा 49 मिनट। 36 घंटा 49 मिनट, आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। प्राथमिक स्तर पर भिन्नों को पढ़ाने के लिए वांछनीय क्रियाकलापों को पहचानिए। ठीक है, हम जब प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते हैं तो उनके वांछनीय क्रियाकलापों को पहचानना है। ठीक है, मतलब भिन्नों को पढ़ाने के लिए वांछनीय क्रियाकलाप को पहचानिए। ठीक है, पहले क्या बोलता है, भिन्न के प्रतिदिन की अवधारणाओं को कक्षा की पढ़ाई में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। दूसरा मतलब प्राथमिक स्तर पर केवल आधे और चौथाई का परिचय देना चाहिए, गलत। भिन्न की अवधारणाओं को भिन्न परिस्थितियों में प्रदर्शित किया जाना चाहिए, सही लग रहा है। महत्व दिया जाना चाहिए, अंश और हर पृथक संख्याएं हैं, ये भी इसका भी ऐसा नहीं है कि डेली इसको महत्व देना चाहिए, वांछनीय क्रियाकलाप के रूप में नहीं आते। तो प्राथमिक स्तर पर भिन्नों को पढ़ाने के लिए क्या है, भिन्न की अवधारणा को विभिन्न स्थितियों में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। ठीक है, और भी ऑप्शन नंबर आपका 1 गलत 2 गलत और 4 गलत, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गणित की अवधारणाओं के पदानुक्रमित संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, देख लेते हैं। गुणन का गठन योग की अवधारणा पर हुआ है, बिल्कुल सही है। भाग का गठन व्यकलन की अवधारणा पर हुआ है, बिल्कुल सही है। पूर्णांकों का गठन प्राकृतिक संख्याओं की अवधारणाओं पर हुआ है, बिल्कुल सही है। और भिन्नों का गठन दशमलव की अवधारणाओं पर हुआ है ये सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि गणित की अवधारणाओं के संदर्भ में भिन्नों का गठन दशमलव की अवधारणा पर हुआ है, कथन सही नहीं है, जबकि शेष कथन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है समतल आकृतियों को क्षेत्रफल को मापने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, ये पूरे आपके क्या है पेडागोजी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसमें क्या देखते हैं कि समतल आकृतियों के क्षेत्रफल को मापने के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? पहले क्या बोलता है विद्यार्थियों को अवसर दिया जाना चाहिए विभिन्न सूत्रों की खोज करें, बिल्कुल सही है ये। दूसरे क्या बोलता है क्षेत्रफल मापने वाले सूत्रों को क्षेत्रों के अनुमान से पहले पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, ये सही नहीं है। ठीक है, मापन के औपचारिक मापों का परिचय और परिचालन के लिए ग्रिड पेपर लाभदायक साधन है, बिल्कुल सही है। चौथा बोला है क्षेत्रफल मापने के लिए नियमित आकृति वाली चौपाल बिछाना लाभदायक हो सकता है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही, मतलब क्या सही नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट माना जाएगा। क्योंकि क्षेत्रफल मापने वाले सूत्रों को क्षेत्रों के अनुमान से पहले पढ़ाया जाना समतल आकृतियों के क्षेत्रफल को मापने के संदर्भ में सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब छात्रों को क्षेत्र का अनुमान नहीं होगा तो उसको ठीक से माप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए ये सत्य नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है गणित के स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, यहाँ पे कथन कौन सा सही नहीं है? पहले क्या बोलता है गणित में प्रतिरूपों और संबंधों की पढ़ाई सम्मिलित है, गणित संख्याओं की पढ़ाई तक सीमित है, गणित में अमूर्तीकरण और मानदृश्यीकरण सम्मिलित है और गणित वास्तविक संसार से जुड़ा हुआ है। देखिए गणित संख्याओं की पढ़ाई तक क्या है सीमित है। ठीक है, ये कथन सही नहीं है। बाकी सारे कथन ये ऑप्शन नंबर सही है आपका, ऑप्शन नंबर 2 सही है। मतलब कथन क्या बोला सही नहीं है। ठीक है ना, सिर्फ क्या पढ़ाई तक सीमित है, संख्याओं की पढ़ाई तक सीमित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस संरचनात्मक गणित कक्षा का लक्षण माना जा सकता है? ठीक है, पहला क्या बोल रहा है गणितीय परिभाषाओं को कंठस्थ करने को उच्च मान देना, ये तो लक्षण नहीं माना जा सकता। दूसरा बोलता है अध्यापक का केवल सही उत्तरों को केंद्रित करना ये भी नहीं माना जा सकता। एक और 2 गलत हो गए। तीसरा क्या बोलता है विद्यार्थियों द्वारा दी गई त्रुटियों को ज्ञान का महत्व सोच समझना, बिल्कुल सही है। और चौथा क्या बोलता है विद्यार्थियों की पारस्परिक क्रियाओं को हतोत्साहित करना, गलत। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। क्या कि गणित कला का लक्षण क्या माना जाएगा कि त्रुटियों के ज्ञान का महत्व का स्रोत समझाना। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो आप ख्याल रखिए और वीडियो को देखिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।